बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था फैक्ट्री एंड हॉस्पिटल हाइजीन का, जिसमें हमने कुछ टर्म स्टडी की थी जैसे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इन प्रोसेस कंट्रोल, मैन्युफैक्चर। तो वो टर्म्स जो है वो हमने स्टडी की थी। कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी जो है वो हमने डिस्कस किया था। उसकी भी डिटेल डिस्कशन जो है वो लास्ट लेक्चर में हुई थी। उसके बाद हमने एक और टर्म स्टार्ट की थी, कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन को किस तरह कंट्रोल किया जाता है और उसके बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमें कंट्रोल करने होते हैं। वो आज इंशाल्लाह हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। A pharmaceutical product may become contaminated by a number of means and at several points during manufacture. लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मैन्युफैक्चर जो है वो बेसिकली एक साइकिल है जो स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल से। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट में बनानी होती है तो रॉ मटेरियल रिक्वायर होता है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट का बनना, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनना और फिर उसकी पैकेजिंग एंड देन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूरी एक साइकिल थी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हर स्टेप में चांसेस होते हैं कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पेनिट्रेट कर जाए किसी भी प्रोसेस में या जो भी स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब उसको कंट्रोल करना होता है। अब वो किस तरह कंट्रोल किया जाता है वो हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। There are several ways in which this risk can be minimized. Any such measures require an understanding of the risk involved. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिस्क जो है वो हमें फेस करने होंगे, क्योंकि अगर हमें रिस्क का पता होगा तो उसके बाद ही हम कंट्रोल भी कर सकते हैं उन रिस्क। सबसे पहले है एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। Microorganisms may be transferred to a product from working surfaces, fixtures and equipments. माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं प्रोडक्ट में। अब वो प्रोडक्ट में किस तरह जाएंगे, जो जिस एनवायरमेंट में काम किया जा रहा है, जो वर्किंग सरफेस है, और फिक्सचर्स मींस के जो फर्नीचर है जो फिक्स्ड है, और इक्विपमेंट जो यूज हो रहे हैं, वहां पे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं प्रोडक्ट में, और वो इन फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि वर्किंग सरफेसेस हैं, फिक्सचर हैं या इक्विपमेंट है। फिर है कूल्ड स्टैग्नेंट वाटर एज अ फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर वो होता है जो रनिंग नहीं होता, जो खड़ा हुआ रहता है, ठहरा हुआ रहता है, तो वहां पे कंटामिनेशन जो है वो हो सकती है। Thus, it is essential that all working areas are kept clean and dry. तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है कि जहां भी काम हो रहा है, जो भी वर्किंग एरियाज हैं, वो क्लीन रहे और ड्राई रहे। ड्राई रहना भी जरूरी है और क्लीन होना भी जरूरी है। Any cracks where microorganisms may accumulate must be eliminated. जिस एरिया में काम हो रहा है वहां पे अगर कोई क्रैक्स मौजूद हैं तो उसको भी हमें एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म उस क्रैक से जो है वो ट्रांसफर
हो सकते हैं और एक्यूमुलेट हो सकते हैं। All walls, floors and ceilings should be easy to clean. जो भी वर्किंग एरिया है, वॉल्स हैं, फ्लोर्स हैं और सीलिंग्स हैं, वो क्लीन होनी चाहिए। All services such as pipes, light fittings and ventilation point should be sighted. मतलब वहां भी जो है एक इंस्पेक्शन जरूरी है। जो भी सर्विसेज हैं जैसे कि पाइप्स हैं, लाइट फिटिंग्स हैं और जो वेंटिलेशन पॉइंट्स हैं, उनको भी जो है हमें देखना है कि वो क्लीन है नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे प्रॉपर जो है उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी जो है कंटैमिनेशन हो सकती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो सकता है। All equipment must be clean and should be inspected for cleanliness before use. वर्किंग एरिया की बात हो गई, उसमें हमने बहुत से फैक्टर्स देख लिए। अगर हम बात करें इक्विपमेंट की, ठीक है, जो इक्विपमेंट यूज होगा किसी प्रोडक्ट के लिए, उसको भी क्लीन रहना बहुत जरूरी है। उसकी भी इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है कि क्या वो इक्विपमेंट वो क्लीन है या नहीं। उसको यूज करने से पहले चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर चेक नहीं किया तो अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, इक्विपमेंट यूज हो रहा है, तो ऑलरेडी अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो वो तो फिर इजीली जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट में। तो इक्विपमेंट जो यूज होना है, यूज होने से पहले उसकी इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है उसकी क्लीनलीनेस के लिए। फिर है फॉल आउट ऑफ डस्ट and droplet borne microorganism from the atmosphere is an obvious route for contamination. कोई ऐसा पॉइंट जहां से ड्रॉपलेट बॉर्न माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो पेनिट्रेट हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर से आ सकते हैं या किसी डस्ट की फॉर्म में जो है वो पेनिट्रेट हो सकते हैं, तो वो भी कंटामिनेशन के लिए जो है एक रूट होता है। Therefore, clean air should be provided during manufacturing process and the spread of dust during manufacture or packaging must be avoided. एटमॉस्फेयर की बात हो रही है कि एटमॉस्फेयर इस तरह हो कि वहां से जो है किसी डस्ट या किसी ड्रॉपलेट के थ्रू जो है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म ट्रांसफर ना हो पाए। इसके लिए जरूरी है कि क्लीन एयर जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो। इससे ये हो ताकि जो है डस्ट जो है वो स्प्रेड हो डस्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग। तो जो हमें इन्वायरमेंट ऐसा देना है, क्लीन एयर प्रोवाइड करनी है कि उससे जो है वो किसी डस्ट या किसी एयर बॉन्ड जो है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है या ड्रॉपलेट बॉन्ड है उससे पेनिट्रेट ना करे। इसके लिए जरूरी है कि क्लीन एयर जो है वो प्रोवाइड की जाए। Microorganisms may thrive in certain liquid preparation and creams and lotions. So, the manufacture of such products should, as far as possible, be in a closed system. Microorganisms जो है उनको अगर environment ऐसा मिलता है जहाँ liquid preparations जो है वो मौजूद हों, जैसे कि creams हैं या lotions है या कोई भी liquid preparation है, तो वहाँ पे microorganism easily grow कर जाते हैं। इसके लिए जो है जहां मैन्युफैक्चरिंग होनी है तो वो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो एक क्लोज सिस्टम में हो, ताकि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो वहां से पेनिट्रेट ना कर जाए उस प्रोडक्ट में, क्योंकि वो लिक्विड प्रिपरेशंस हैं या कोई क्रीम्स है या लोशंस हैं, तो वहां पे उसके चांसेस बढ़ जाते हैं पेनिट्रेशन के या कंटैमिनेशन के। तो अगर एक क्लोज सिस्टम दिया जाएगा तो इस तरह जो है हम माइक्रोबियल कंटैमिनेशन कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है पर्सनल आर अनदर सोर्स ऑफ पोटेंशियल कंटैमिनेशन। पहले हमने बात की इक्विपमेंट्स की, हमने बात की वर्किंग एरिया की, ठीक है, वो भी फैक्टर्स थे। लेकिन जो स्टाफ वहाँ मौजूद है, जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, तो वो उससे भी जो है वो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं प्रोडक्ट। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल हाइजीन आर एसेंशियल। ना सिर्फ इक्विपमेंट्स, ना सिर्फ वर्किंग एरिया, लेकिन जो स्टाफ जो वहाँ काम कर रहा है तो उसको भी जो है वो पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो तो बिल्कुल ही एक्सपोज एक इन्वायरमेंट अगर है तो वहाँ पे पर्सनल जो वहाँ काम कर रहा है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है प्रोडक्ट, तो वो भी जो है एक सोर्स है कंटामिनेशन। Operators should be free from communicable disease and open visions on the exposed body surfaces. जो भी वहाँ काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, जो भी स्टाफ, उनको भी कोई कम्युनिकेबल डिजीज ना हो, मीन्स कोई फैलने वाली बीमारी ना हो और कोई ओपन विजन्स ना हो, क्योंकि इस तरह होगा ये कि वो अगर ओपन विजन्स हैं तो अगर वो प्रोडक्ट से जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है तो वहां से वो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए कंट्रोल करने के लिए ये भी जरूरी है कि कम्युनिकेबल डिजीज ना हो और ओपन लेजन्स ना हो ऑन द एक्सपोज्ड बॉडी सरफेसेस। To ensure high standards of personal cleanliness, adequate hand washing facilities, and protective garments including headgear and gloves must be provided. अब क्लीनलीनेस के लिए जो भी वहाँ स्टाफ काम कर रहा है तो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज होना जरूरी है, जैसे कि हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए उनके लिए और प्रोटेक्टिव गारमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए जिसमें हेड गियर है, ग्लव्स हैं, तो वो भी उनको प्रोवाइड करना जरूरी है। Staff should be trained in the principle of GMP and in the practice of the task assigned. जो स्टाफ है वो ट्रेन होना चाहिए, उनके पास पहले ही ट्रेनिंग मौजूद होनी चाहिए जीएमपी की, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल लेक्चर दिया था उस हवाले से, तो वो जो स्टाफ है उसको नॉलेज होनी चाहिए जीएमपी के हवाले से, और जो टास्क असाइन हो रहा है तो वो उसमें भी ट्रेन हो। ऐसा ना हो कि वो उसको जो टास्क दिया जा रहा है वो उसको करना ही ना है, जब नहीं आएगा उसको करना तो वो बहुत से एरर्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो जरूरी ये है कि जो स्टाफ है वो ट्रेन होना चाहिए, उसको प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए जीएमपी की, और उसको जो टास्क दिया जा रहा है उसके बारे में भी उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। Staff employed in the manufacture of sterile products should also receive basic training in microbiology. वो स्टाफ जो इन्वॉल्व है स्टेराइल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उनको भी माइक्रोबायोलॉजी की ट्रेनिंग जो है वो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि स्टेराइल प्रोडक्ट है, स्टेराइल मींस कि उसमें बिल्कुल भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, स्टेराइल होनी चाहिए वो प्रोडक्ट, तो वो तभी एक क्वालिटी मेंटेन रहेगी जब वो जो स्टाफ है जो काम कर रहा है वहाँ पे उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो माइक्रोबायोलॉजी। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग में, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है या नॉलेज होती है माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से, तो वो इस तरह जो कंटामिनेशन है वो इजीली कंट्रोल हो सकती है। फिर नेक्स्ट फैक्टर है क्वालिटी ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स। स्टार्टिंग मटेरियल जो रॉ मटेरियल्स हैं, raw materials including water supplies are an important source of microorganism in the manufacturing area and can lead to contamination of both the environment and final product. सारे रॉ मटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पहले क्योंकि बेसिक मटेरियल होता है उसमें अगर हम वाटर सप्लाई भी है तो ये इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं एनवायरनमेंट में भी और फाइनल प्रोडक्ट में भी। तो उसकी भी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है,
जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वाटर सप्लाई है, उसकी भी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि पहले से ही जो है मतलब वाटर जो है प्योरीफायर होना चाहिए, रॉ मटेरियल जो है वो उसमें कंटामिनेशन ना हुई हो, तो उसको उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल ही अगर कंटामिनेशन हुई भी होगी स्टार्टिंग मटेरियल में ही, तो फिर तो और चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आपके प्रोडक्ट में जो है वो ट्रांसफर हो जाए या आपके एनवायरमेंट में आ जाए, तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करेंगे। Materials of natural origin, plant or animal, are usually associated with an extensive microbial flora and require careful storage to prevent growth of the organism and spoilage of the material. वो मटेरियल्स जो नेचुरल ओरिजिन से आ रहे हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल ओरिजिन से आ रहे हैं, ठीक है, उससे जो है क्या है कि वहां पे माइक्रोबियल फ्लोरा जो है वो ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, तो उनके लिए केयरफुल स्टोरेज प्रोवाइड करना जरूरी है। मतलब जहां उनको स्टोर किया जा रहा है तो वो एक जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोर होना जरूरी है, ताकि वहाँ ऑर्गेनिजम्स की जो है वो ग्रोथ ना हो पाए। पहले से उसको प्रिवेंट करना है, स्टोर इस तरह करना है कि वो ग्रोथ को जो है वो प्रिवेंट करे, और ज़्यादा ग्रोथ अगर नहीं होगी तो उस जो आपका मटेरियल है वो स्पॉइलेज भी की तरफ भी नहीं जाएगा। तो केयरफुल स्टोरेज ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो मटेरियल्स जो किसी नेचुरल ओरिजिन से, जैसे कि प्लांट और एनिमल। Staff handling, raw material must be given adequate training to prevent cross contamination. अब वो स्टाफ जो हैंडलिंग में इन्वॉल्व है रॉ मटेरियल्स की, ठीक है, तो उसको भी जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो हैंडलिंग किस तरह करनी है रॉ मटेरियल, क्योंकि अगर वो प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो पाएगी रॉ मटेरियल की तो इस तरह क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगी। मीन्स के उन्होंने रॉ मटेरियल की हैंडलिंग की, उसके बाद अब वो रॉ मटेरियल से जो है वो प्रोडक्ट बननी है, तो वो अगर वहां से ट्रांसफर हुए और फिर वो प्रोडक्ट में जो है वो ट्रांसफर हुए तो इस तरह क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है। तो हैंडलिंग करना भी बहुत जरूरी है कि उसको किस तरह आपने जो है वो मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आपने जो है वो वैसे ही रॉ मटेरियल उठा लिया और उसको जो है वो प्रोडक्शन के लिए जो है वो आपने भेज दिया, ऐसा नहीं है। जो स्टाफ जो हैंडलिंग में इन्वॉल्व है रॉ मटेरियल्स की, तो उसको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो उसको प्रॉपर हैंडलिंग करे उसकी, और इससे जो है वो क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। Water used for parenteral products must be apyrogenic and is usually produced in a specially designed manner. मैंने आपको पहले ही बताया वाटर को प्यूरिफाई होना चाहिए, ठीक है, और स्पेशली जो पैरेंटल प्रोडक्ट के लिए जो वाटर यूज हो रहा है उसमें पैरोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे वाटर में ही वो पैरोजन चला गया तो आपकी जो प्रोडक्ट है तो उसमें जो है वो ट्रांसफर बिल्कुल इजीली हो सकता है, इससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी नहीं रहेगी, वो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी। तो जो वाटर यूज हो रहा है पैरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए वो भी ए पैरोजेनिक होना चाहिए, मींस के पैरोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, and is usually produced in a specially designed manner. तो वाटर स्पेशली डिजाइन मैनर मींस कि उसको प्योरीफाई करने के बहुत से स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स जो है वो करना बहुत जरूरी होते हैं ताकि वाटर प्योरीफाई हो सके या उसका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो सके, या पैरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो फुलफिल हो सके। फिर है प्रोसेस डिजाइन। The manufacturing process must be fully defined and capable of providing with the facilities available a product that is microbiologically acceptable and conforms to specifications. Manufacturing process, जो भी प्रोडक्ट बननी है, जो प्रोसेस उसमें यूज होना है,
वो पहले से ही डिफाइन हो, इसके पहले से ही उसका उसके बारे में नॉलेज हो कि वो किस प्रोसेस से जो है कौन सा प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है प्रोडक्ट के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो जिस भी प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस होना है, तो पहले से ही डिफाइन होना चाहिए। प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए, उसके बाद उसको वो फैसिलिटीज भी देनी चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। A product that is microbiologically acceptable and conforms to specifications. Okay? मतलब प्रोसेस भी डिफाइन हो, फैसिलिटीज भी जो है वो दी जाए, और उसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। कंफर्म मीन्स कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स या रूल्स। तो पहले से ही अगर प्रोसेस डिफाइन होगा, उसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो इस तरह कंटामिनेशन को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस मस्ट बी फुली इवैल्यूएटेड बिफोर स्टार्टिंग टू इंश्योर दैट इट इज सुटेबल फॉर रूटीन प्रोडक्शन ऑपरेशंस। जो भी प्रोसेस है वही बात है, तो पहले से ही जो है वो डिफाइन होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग से पहले, टू इंश्योर दैट इट इज सुटेबल फॉर रूटीन प्रोडक्शन, ताकि इससे जो है आप ये श्योर कर सकें कि ये जो है प्रोडक्शन के लिए जो है वो सुटेबल है। The process must be fully evaluated before starting to ensure that it is suitable for routine production operations. Next, quality control and documentation. The lower the microbiological count of the starting material, the more readily the quality of the product can be controlled. अगर पहले से ही जो है कंटामिनेशन को जो है वो पहले से ही मेजर्स ऐसे ले लिए कि वो आपने प्रिवेंट कर दी कंटामिनेशन को, तो उससे जो है वो फायदा ये होगा कि आपकी उतनी अच्छी ही प्रोडक्ट बनेगी, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी और एक इजी रह जाएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बिल्कुल प्रॉपर होंगे। तो पहले से ही अगर हमने कुछ मेजर्स इस तरह ले लिए कि आपने जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले से ही उसके ट्रांसफर होने में आपने जो है वो उसको कंट्रोल कर लिया, तो उससे जो है वो आपकी प्रोडक्ट पे जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। Microbiological standards should be set for all raw materials as well as microbial limits for in-process samples and the final product. जो भी रॉ मटेरियल है वो पहले से ही जो है वो माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, मतलब हमें पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल की हैंडलिंग किस तरह होनी है और किस तरह हमें उसको स्टोर करना है, तो जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको जो है वो हमें फॉलो करना हो। और जो इन प्रोसेस सैंपल एंड द फाइनल प्रोडक्ट, इन प्रोसेस आपको मैंने कल भी बताया था कि इन प्रोसेस मींस के प्रोसेस के दौरान भी जो है वो टेस्ट किए जाते हैं ताकि पता चल सके कि हमारा प्रोसेस जो है वो ठीक से चल भी रहा है या नहीं। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हमें फॉलो करने होते हैं, इससे जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट बनती है वो कंटामिनेशन फ्री होगी और जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो उस रिक्वायरमेंट पे पूरा होगी। तो पहले से ही जो है वो स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करने चाहिए रॉ मटेरियल्स के लिए, और माइक्रोबियल लिमिट्स होनी चाहिए इन प्रोसेस सैंपल्स के लिए और फाइनल प्रोडक्ट के लिए। फिर है microbiological quality assurance also covers the validation of cleaning and disinfectant solutions and the monitoring of the production environment by microbial count.
इसमें क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकली क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो एक वैलिडेशन भी होती है क्लीनिंग की और डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस की, और मॉनिटरिंग होती है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की, तो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जो है वो प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल से एक खास स्टेप पे ही जो है वो हम ख्याल रखें, ऐसा नहीं है। हमें क्लीनिंग और डिसइंफेक्टेंट जो भी प्रोसेस है वो हमें हर स्टेप पे जो है वो फॉलो करना होता है। अगर प्रोडक्ट बन भी रही है तो उस दौरान भी हमें क्लीनिंग का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, साथ साथ क्लीनिंग भी जो है वो उसकी होती रहती है। This monitoring should be carried out while normal production operations are in progress. मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि जिस भी वर्किंग एरिया पे काम हो रहा है, प्रोडक्ट बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहाँ पे साथ साथ जो है क्लीनिंग हो भी रही है या नहीं, तो वो मॉनिटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो उसमें मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे क्लीनिंग का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, और वो जब प्रोडक्शन हो रही है, जब प्रोग्रेस में है, उसके दौरान की बात हुई है कि तब भी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने प्रोसेस पहले ही देख लिया कि डिफाइंड है या नहीं है, या इक्विपमेंट पहले ही देख लिया कि वो क्लीन है या नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी चेक होना जरूरी है, और जब प्रोडक्शन हो रही है या प्रोग्रेस में है उसके दौरान भी जो है वो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि वहाँ पे वो प्रैक्टिस फॉलो हो रही है या नहीं जो रिक्वायरमेंट है। In addition, sterile manufacture requires extra safeguards. अगर हम बात करें स्टेराइल मैन्युफैक्चर की, स्टेराइल प्रोडक्ट्स की, वहाँ पे तो हमें और भी ज़्यादा जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल चांसेस नहीं होते कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेनिट्रेट करें। Operators must be adequately trained and their aseptic techniques monitored both by observation and microbial testing. ऑपरेटर्स जो है उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो ट्रेन होने चाहिए, और मॉनिटर करना भी जरूरी है कि क्या वहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो हो भी रही है या नहीं। तो वो ऑब्जर्वेशन से ही पता चल सकता है, माइक्रोबियल टेस्टिंग से ही पता चल सकता है कि वहाँ पे वाकई भी एसेप्टिक टेक्निक फॉलो हो रही है या नहीं। Air filter and sterility efficiency must also be evaluated. जो भी वहाँ पे एयर फिल्टर्स हैं वो भी चेक करना जरूरी है कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं, जो रिक्वायरमेंट है हमारी। इससे जो है स्टेरिलिटी एफिशिएंसी का भी पता चलेगा, तो वो भी इवेलुएट करना जो है बहुत जरूरी है। The final tests that are usually conducted on the finished product are those for pyrogens and sterility. फाइनल टेस्ट जो होता है जिसको हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, वो भी कंडक्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में, और वो होता है पैरोजेंस के लिए। हमें चेक करना होता है कि कोई पैरोजन तो प्रेजेंट नहीं है या प्रोडक्ट जो है वो हमारे स्टेराइल है या नहीं, तो उस पर फाइनल टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट किया जाता है। आपकी जो फिनिश प्रोडक्ट होती है जिसे हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं कि वो कंटामिनेशन फ्री है या नहीं। Documentation is a vital part of quality assurance. जैसे हेडिंग में यही था, क्वालिटी कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो क्वालिटी कंट्रोल की हमने बात की, एश्योरेंस की हमने बात की, फिर है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पार्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का। डिटेल्स ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स and intermediate bulk and finished products should be recorded. मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है हर स्टेप के लिए।
चाहे वो कोई रॉ मटेरियल हो या कोई पैकेजिंग मटेरियल हो या कोई फिनिश प्रोडक्ट हो, जितने भी टेस्ट उसमें हो रहे हैं या जो भी स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, सबकी डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इससे जो है फॉर एग्जांपल अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो उस रिकॉर्ड से ही पता चलता है गलती कहाँ हुई है। तो अगर रिकॉर्ड होगा ही नहीं तो आप ट्रेस नहीं कर सकते कि डिफेक्ट जो है वो कहाँ से हुआ। तो डॉक्यूमेंटेशन का फायदा यही है कि आप इजीली जो है वो एनालाइज कर सकते हो कोई भी इस तरह का एरर जो मौजूद हो किसी स्टेप में, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड वो भी जरूरी होता है मेंटेन करना। तो ये वही पॉइंट है, documentation is a vital part of quality assurance. Details of starting materials, packaging materials, and intermediate, bulk and finished products should be recorded so that the history of each batch may be traced. इससे हर बैच की जो है वो हिस्ट्री जो है वो इजीली जो है वो उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड मस्ट बी kept. फिर है पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। अब प्रोडक्ट बन गई तब भी हमने मेजर्स लिए कंटामिनेशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। अब जाहिर है उस जो प्रोडक्ट है उसको पैक भी होना है और स्टोर भी होना है और ट्रांसपोर्ट भी होना है। तो पैकेजिंग सर्व्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस। पैकेजिंग के क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। इट कीप्स द कंटेंट्स इन, it should keep contaminants out, and it is labeled to permit identification of its contents. पैकेजिंग का फंक्शन क्या है कि सबसे पहले अगर हम प्राइमरी की बात करें तो उसमें आपकी प्रोडक्ट कंटेंट होता है जो भी आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसका फंक्शन ये भी है कि वो कंटामिनेंट्स को आउट करें और प्रॉपर उसकी लेबलिंग भी हो ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके कि उसमें कौन सा मटेरियल या कंटेंट मौजूद है। The product is contained within primary packaging. सारे जो भी प्रोडक्ट होगी वो पहले प्राइमरी पैकेजिंग में होगी। In industry, these packages are then placed inside secondary packaging for storage and transport. प्राइमरी पैकेजिंग में तो आपकी प्रोडक्ट आ गई, अब उसके बाद उसको जाहिर है स्टोर भी होना है, ट्रांसपोर्टेशन भी होनी है उसकी, तो उसके लिए सेकेंडरी पैकेजिंग जो है वो रिक्वायर होती है। और सेकेंडरी पैकेजिंग कौन सी होती है, उसमें जो है वो आपके कार्टन्स आ जाते हैं, बॉक्सेस हैं, ट्रेज हैं या श्रिंक रैपिंग है। फिर जो है वो सेकेंडरी पैकेजिंग जो है वो आ जाती है जिसमें जो है वो कार्टन्स हैं, बॉक्सेस हैं, ट्रेज हैं या रैपिंग होनी है उसकी ताकि जो है वो इजीली स्टोर किया जा सके या ट्रांसपोर्ट किया जा सके। Consideration must be given to both the fabrics of the packaging and its cleaning. अब कंसिडरेशन जो है वो हमें रखनी है, देनी है जो फैब्रिक यूज हो रहा है पैकेजिंग के लिए, ना सिर्फ फैब्रिक लेकिन उसकी क्लीनिंग भी, क्योंकि वो भी क्लीन होना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, किस प्रोसेस से जो है वो पैकेजिंग का जो है वो फेनोमेना होना है वो भी पहले से ही डिफाइंड होना चाहिए, उस पर भी पहले से ही कंसिडरेशन होना चाहिए कि किस प्रोसेस से जो है वो पैकेजिंग होनी है, उसका एक्चुअल प्रोसेस कौन सा होगा। Where terminal sterilization is carried out, the packaging must be suitable for the process. क्योंकि terminal sterilization क्या है, is the process of sterilizing a product in its final container. मीन्स कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो फाइनल कंटेनर में मौजूद है। अब टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन होनी है, ठीक है, तो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी सुटेबल हो उस प्रोसेस के लिए, ऐसे नहीं कि वो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो फेवर ही ना करे टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन।
फिर एक और टर्म है हैजार्ड एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, HACCP। HACCP क्या है? इट इज अ मैनेजमेंट सिस्टम which analyze and control hazards। ये मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली जो एनालाइज करते हैं हैजार्ड्स को। अब जब अगर कोई हैजार्ड है तो उसको कंट्रोल किस तरह करना है। तो ये सिस्टम है, जिसे हम, ये टूल है, उसको हम कहते हैं हैजार्ड एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। इट इज अ टूल फॉर evaluating steps in a manufacturing process। अब ये टूल है जो evaluate करता है steps को कि कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस फॉर जीएमपी। जो जीएमपी का प्रोसेस है तो ये प्रोवाइड करता है उसकी स्ट्रक्चर्ड थॉट। इसके जो है वो बेसिकली 7 स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। देयर आर 7 स्टेप्स इन्वॉल्व। फर्स्ट, analysis and identification of the potential risk hazard represented by each step in the process। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका फंक्शन ये है कि एनालाइज करता है हैजार्ड को या पोटेंशियल रिस्क, और हर स्टेप को जो है वो मॉनिटर करना जरूरी है। तो अगर हर स्टेप को, हर प्रोसेस को जो है वो एनालाइज किया जाएगा तभी उसमें से जो है वो पोटेंशियल रिस्क को जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट वेयर इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द हैजार्ड्स। अब ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है? इट इज अ स्टेप वेयर प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी अप्लाइड टू प्रिवेंट हैजार्ड। अब अगर कोई रिस्क जो है वो अगर नजर आया है किसी भी स्टेप में, क्योंकि वो पहले ही मॉनिटरिंग हो रही है उसकी, और जो भी प्रोसेस हो रहा है हर स्टेप जो है वो चेक किया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है पोटेंशियल रिस्क। इन केस कोई पोटेंशियल रिस्क अगर नजर आता है तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। और डिटरमाइन करना कि अब वो रिस्क है, उसको डिटरमाइन करना कि उसका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है। हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए, कोई पोटेंशियल रिस्क है उसको कंट्रोल करने के लिए तो वो भी मेजर्स लिए जाते हैं। कोई पोटेंशियल रिस्क अगर नजर आता है किसी स्टेप में तो उसको अब किस तरह कंट्रोल किया जाए उस रिस्क को। थर्ड पॉइंट, definition of the limits within which each critical parameter should be controlled। अब जो लिमिट्स हैं, ठीक है, अब एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, जाहिर है हमें पता होगा कि ये रिस्क आया है और इसको इस तरह कंट्रोल करना है, तो वो एक लिमिट्स होंगी, वो डिफाइंड होनी चाहिए जिसमें उस पोटेंशियल रिस्क को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ, establishment and validation of in-process control method and tests to be used to determine for each critical control point whether or not the potential hazard is maintained within the defined limits। अब जाहिर पहले तो हमने चेक कर लिया हर स्टेप को कि कोई पोटेंशियल रिस्क मौजूद तो नहीं है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई किया कि इसका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होना चाहिए। अब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाएंगे कि अब एस्टैब्लिश हम किस तरह कर सकते हैं इन प्रोसेस कंट्रोल मेथड को, या कोई भी इस तरह के टेस्ट जो है वो हमें एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे जो डिटरमाइन कर सकें फॉर ईच क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, whether or not the potential hazard is maintained within the defined limits। अब जाहिर है मैंने आपको ये बताया कि लिमिट्स जो है वो सेट करनी पड़ती हैं उसके कंट्रोल के लिए। ठीक है, कि अब ये रिस्क आया है, मौजूद है, तो अब उसको किस तरह जो है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पहले ही हमने जो है उसकी लिमिट अगर बना ली, अब जो है वो हमें ये चेक करना है कि वो वाकई भी वो लिमिट जो डिफाइंड लिमिट थी उसमें जो पोटेंशियल हैजार्ड जो है वो मेंटेन हो भी रहा है या नहीं।
तो ये पहले चेक करना जरूरी होगा, तभी हम जो है वो उसके मेजर्स की तरफ जाएंगे, करेक्टिव मेजर्स की तरफ। फिफ्थ, establishment of corrective measures designed to correct any out of control situation at each and every critical control point। ठीक है, पहले तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि वो मेंटेन हो भी रहा है या नहीं, जो पोटेंशियल हैजार्ड या पोटेंशियल रिस्क जो नजर आया है, क्या वो उस डिफाइंड लिमिट में जो है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे ही वो पता चल जाएगा तो हम जो है वो अब करेक्टिव मेजर्स की तरफ जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ करेक्टिव मेजर्स डिजाइन टू करेक्ट एनी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन एट ईच एंड एवरी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। सिक्स पॉइंट है confirmation that the HACCP, that is Hazard Analysis of Critical Control Point regime, is functioning as intended। अब जो हमने प्लान किया था, ठीक है, जो हमने एक जो करेक्टिव मेजर्स लिए थे, एक जो प्लानिंग की थी हमने, अब वो कंफर्म करना भी जरूरी है कि जो हमने प्लान किया क्या उस हिसाब से फंक्शन हो भी रहा है या नहीं। तो ये वही पॉइंट है, confirmation that the hazard analysis of critical control point regime is functioning as intended। जो प्लान किया गया क्या उसके मुताबिक वो फंक्शन हो भी रहा है या नहीं, तो कंफर्मेशन भी जरूरी है। फिर लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ बोथ HACCP स्टेप्स टू बी फॉलोड। ठीक है, अगर हम इस टूल की बात कर रहे हैं HACCP की, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, सिस्टम की जो भी स्टेप्स जो है वो लिए गए, एंड ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन, जो स्टेप्स लिए गए और उसके रिजल्ट्स क्या आए, तो इन दोनों की डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है, जो कि इस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।